नमस्कार दोस्तों, एमजील पर आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड। इस किताब के लेखक थॉमस एम स्टर्नर हमें ये सिखाते हैं कि असली निपुणता यानी मास्टरी का राज किसी शॉर्टकट में नहीं बल्कि प्रैक्टिस के सही दृष्टिकोण में छुपा है। ये किताब कहती है कि प्रैक्टिस सिर्फ कोई काम दोहराना नहीं है बल्कि एक मानसिक स्थिति है, एक माइंडसेट। अगर हम प्रैक्टिस को सही नजरिए से करें तो कोई भी कौशल, चाहे वह संगीत हो, खेल हो या जिंदगी का कोई और क्षेत्र, आसान और आनंदमय हो सकता है। और अब इस किताब के विचारों को समझने के लिए हम चलेंगे एक कहानी की तरफ, आरव की कहानी। आरव एक साधारण इंसान था। सुबह का ऑफिस, शाम का ट्रैफिक और रात का थकान भरा मोबाइल टीवी का रूटीन, जिंदगी एक पक्के ढांचे की तरह चल रही थी। लेकिन उसके भीतर एक सपना दबा हुआ था, संगीत का सपना। जब भी वह किसी को पियानो बजाते सुनता, उसके मन में ख्वाहिश उठती कि काश वह भी ऐसे सुरों से खेल पाता। एक दिन अचानक जब उसने इंटरनेट पर एक छोटी बच्ची को पियानो बजाते देखा तो उसकी पुरानी चाहत जाग उठी। उसी पल उसने तय किया, अब चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना हो, वह पियानो सीख कर रहेगा। उसने कुछ पैसे बचाए, एक सेकंड हैंड पियानो खरीदा और प्रैक्टिस शुरू कर दी। शुरुआत में उसका जोश देखने लायक था। हर नया कॉर्ड उसे खुशी से भर देता, हर धुन जैसे नई उपलब्धि लगती। लेकिन धीरे धीरे एक्साइटमेंट घटने लगी। उसे महसूस हुआ कि नोट्स साफ नहीं है, टेम्पो बिगड़ रहा है और प्रोग्रेस बहुत स्लो है। 3 महीने बीतते बीतते उसका मन टूटने लगा। हर प्रैक्टिस के बाद वह खुद को जज करता, मैं अच्छा हूँ या बुरा, मैं टैलेंट रखता भी हूँ या नहीं। और धीरे धीरे प्रैक्टिस एक बोझ बन गई। एक दिन उसने पियानो को कोने में रख दिया और सोचा, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। तभी उसकी दोस्त नेहा उससे मिलने आई। आरव ने अपनी निराशा उसे बताई। नेहा मुस्कुराई और बोली, तेरी गलती प्रैक्टिस में नहीं, तेरे सोचने के तरीके में है। तू हर प्रैक्टिस को परफॉर्मेंस बना देता है। याद रख, प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस अलग चीजें हैं। प्रैक्टिस का असली मतलब है प्रोसेस का मजा लेना, रिजल्ट का बोझ नहीं ढोना। यह बात सीधे आरव के दिल में उतर गई। उस रात उसने लंबे समय तक यही सोचा, क्या सचमुच मेरी मेहनत गलत दिशा में है? अगले दिन उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने तय किया कि वह सिर्फ एक छोटी सी लाइन को बार बार स्लो मोशन में बजाएगा, बिना जज किए, बस ऑब्जर्व करेगा। उसने कई बार कोशिश की, उंगलियां फिसली, ताल बिगड़ी, पर उसने खुद को डांटा नहीं। उसने हर बार कहा, ठीक है, अगली बार बेहतर होगा। और तभी उसे एक अजीब शांति महसूस हुई, जैसे वह किसी प्रयोगशाला में हो, जहां मिस्टेक्स पनिशमेंट नहीं बल्कि डेटा है। अब गलती डराने वाली नहीं रही बल्कि सिखाने वाली बन गई। यहीं से उसके प्रैक्टिस का असली अर्थ खुलने लगा। उसे समझ आया कि प्रैक्टिस का मतलब स्किल पॉलिश करना ही नहीं बल्कि एपिनी ध्यान को ट्रेन करना है। ध्यान यानी अटेंशन कोई जादू नहीं बल्कि मसल है, जितना यूज करो उतना मजबूत होगा। अब हर सेशन से पहले वह खुद से कहता, आज मैं बस 20 मिनट प्रेजेंट रहूंगा। और धीरे धीरे उसका माइंड डिस्ट्रैक्शन से लौटकर कीज पर टिकने लगा। पहले उसका ध्यान सिर्फ बड़े गोल पर था, 6 महीने में एक सॉन्ग मास्टर करना है। अब उसने इंटेंशन बदल दिया, आज सिर्फ इस छोटे फ्रेज को साफ करना है। गोल दूर रहा लेकिन इंटेंशन आज और अभी में रहा, और यहीं से उसका बोझ हल्का हो गया। अब प्रैक्टिस के बाद वह खुद से एक सवाल पूछता, आज मैंने क्या देखा? कभी जवाब मिलता, उंगलियां स्मूथ चली, कभी ताल अभी भी बिगड़ी, कभी आज अच्छा नहीं था लेकिन कोशिश हुई। हर जवाब उसके लिए वैल्यूएबल था क्योंकि हर जवाब उसकी यात्रा का हिस्सा था। सबसे बड़ा बदलाव पेशेंस में आया। पहले वह इंस्टेंट रिजल्ट चाहता था लेकिन अब उसे समझ आया कि मास्टरी स्लो प्रोसेस है। अब उसने प्रैक्टिस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया, 20-25 मिनट का एक ब्लॉक, बीच में थोड़ा रेस्ट, फिर वापस। अब टाइम उसका दुश्मन नहीं रहा बल्कि साथी बन गया। 1 महीने बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसका सबसे बड़ा बदलाव स्किल में नहीं, एटीट्यूड में हुआ है। अब वह हर सेशन के बाद संतुष्ट महसूस करता, चाहे साउंड कितना भी परफेक्ट हो या ना हो, क्योंकि उसने रिजल्ट छोड़कर प्रोसेस से प्यार करना सीख लिया था। और यही है द प्रैक्टिसिंग माइंड का जादू। प्रैक्टिस सिर्फ करने की चीज नहीं है, प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करना भी एक स्किल है। और जब इंसान यह स्किल सीख लेता है तो मास्टरी धीरे धीरे लेकिन मजबूती से उसके भीतर उतर जाती है। आरव की कहानी यहीं से और गहरी होने लगी। अब वह धीरे धीरे समझ रहा था कि द प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक लेंस है जिससे इंसान अपने पूरे जीवन को अलग नजरिए से देख सकता है। थॉमस टर्नर इस किताब में बार बार एक बात पर जोर देते हैं, पेशेंस और प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस मास्टरी की सबसे बड़ी कुंजी है। आरव पहले जिस तरह सोचता था वह सोसाइटी के उस आम पैटर्न का हिस्सा था जिसमें हर कोई आउटकम के पीछे भाग रहा होता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, एग्जाम में टॉप आना है, जॉब में प्रमोशन पाना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, यानी फोकस हमेशा फाइनल गोल पर होता है। और इस प्रोसेस में हमारा माइंड कभी भी इस पल में नहीं रहता। आरव भी इसी सोच में फंसा था। जब वह पियानो बजाता तो उसका माइंड हर बार यह सोचता, मैं कब परफेक्ट साउंड निकाल पाऊंगा, मैं कब ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर पाऊंगा। यानी वह हर बार भविष्य में जी रहा था और यही सोच उसकी प्रैक्टिस को बोझ बना रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि प्रैक्टिस का असली आनंद तभी आता है जब इंसान आउटकम की जगह प्रोसेस से दोस्ती करे। आउटकम फ्यूचर में है, प्रोसेस प्रेजेंट में। अगर प्रेजेंट मजेदार नहीं है तो फ्यूचर कभी खुश नहीं
करेगा। एक शाम आरव प्रैक्टिस कर रहा था। वह एक सिंपल सा क्लासिकल पीस बार बार बजा रहा था। बीच बीच में उसकी उंगलियां फिसल जाती और साउंड बिगड़ जाता। पहले वह इरिटेट हो जाता, मगर उस दिन उसने खुद से कहा पेशेंस, बस पेशेंस। उसने नोट किया कि इरिटेशन कहाँ से आ रही है। दरअसल इरिटेशन इसलिए हो रही थी क्योंकि उसका माइंड रिजल्ट पर अटका हुआ था। उसका मन आउटकम कंपेयर कर रहा था, ये साउंड अभी परफेक्ट क्यों नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने खुद को रिमाइंड किया कि अभी बस जर्नी का हिस्सा है, इरिटेशन गायब हो गई। वह बार बार वही लाइन बजाता रहा और हर बार उसने खुद से कहा यह प्रोसेस मुझे ट्रेन कर रही है, रिजल्ट अपने आप आएगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पेशेंस एक पैसिव चीज नहीं है, पेशेंस एक्टिव एफर्ट है। पेशेंस का मतलब यह नहीं कि इंसान बस बैठा रहे और कहे कि समय अपने आप सब ठीक कर देगा। पेशेंस का मतलब है हर पल खुद को वापस प्रोसेस में लाना। हर बार माइंड फ्यूचर में भागे तो जेंटली उसे वापस आज में खींच लाना। यही किताब का कोर लेसन था। माइंड को ट्रेन करो। माइंड हमेशा जंप करता है, वह या तो पास्ट की गलती में अटका रहता है या फ्यूचर के गोल में। माइंड को प्रेजेंट पर टिकाना ही सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। आरव ने एक और बदलाव अपनी रूटीन में किया। अब वह प्रैक्टिस से पहले 5 मिनट का छोटा सा रिचुअल करता। वह आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और खुद से कहता आज का सेशन बस ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट की कोई जरूरत नहीं। ये सिंपल सा रिचुअल उसके ब्रेन को रीसेट कर देता। धीरे धीरे यह हैबिट उसके लाइफ के और हिस्सों में भी दिखने लगी। ऑफिस में जब वह कोई प्रोजेक्ट करता और मिस्टेक होती तो पहले वह बहुत चिढ़ जाता था, लेकिन अब वह काल्मली सोचता ठीक है, ये भी डेटा है, इससे मैं अगली बार सीखूंगा। ट्रैफिक जैम में पहले उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, अब वह उसे प्रैक्टिस मानता। यह पेशेंस का नया एक्सरसाइज है। यह वही पॉइंट था जो द प्रैक्टिसिंग माइंड समझाता है। प्रैक्टिस सिर्फ किसी इंस्ट्रूमेंट या स्किल तक सीमित नहीं है, पूरी जिंदगी ही प्रैक्टिस है। हर पल हमें ट्रेन कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं। आरव को अब एक और चीज समझ आई, प्रोग्रेस को मेजर करना ट्रिकी होता है। पहले वह सोचता था कि प्रोग्रेस मतलब बड़ा जंप, जैसे एक नया सॉन्ग सीख जाना, लेकिन अब उसने देखा कि असली प्रोग्रेस सटल होती है। जैसे कि कल के मुकाबले आज माइंड कम डिस्ट्रैक्ट हुआ, या पहले जिस गलती पर वह इरिटेट हो जाता था आज वह शांत रहा। उसने महसूस किया कि प्रोग्रेस आउटसाइड वर्ल्ड में दिखने वाली चीज नहीं है, बल्कि इंटरनल शिफ्ट है। जब इंसान का माइंड ट्रेन होता है तो यह शिफ्ट हर चीज में दिखने लगती है। एक दिन उसने अपने छोटे भाई को पढ़ाई करते देखा। भाई बार बार किताब बंद कर देता और मोबाइल उठा लेता। आरव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा प्रैक्टिस सिर्फ म्यूजिक में नहीं होती, कंसंट्रेशन भी एक प्रैक्टिस है। हर बार जब तू डिस्ट्रैक्शन से वापस किताब पर आता है वही असली प्रैक्टिस है। ये मत सोच कि तू फेल हो रहा है, ये सोच कि हर बार तू अपने माइंड को ट्रेन कर रहा है। ये बात सुनकर उसका भाई चौंक गया, लेकिन धीरे धीरे उसे भी समझ आने लगी। इसी बीच आरव ने अपने पियानो टीचर से भी बात की। टीचर ने कहा मास्टरी का मतलब परफेक्शन नहीं है, मास्टरी का मतलब है प्रोसेस से कभी डिस्कनेक्ट न होना। इंसान जब प्रोसेस का दोस्त बन जाता है तो गलती भी उसे फ्रस्ट्रेट नहीं करती, गलती उसे उत्साहित करती है, क्योंकि गलती बताती है कि अभी किस डायरेक्शन में बढ़ना है। यह सुनकर आरव को किताब की बात याद आई। स्टर्नर कहते हैं कि हम हर बार एक नए लेयर पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे प्याज की परतें होती हैं, वैसे ही स्किल की भी परतें होती हैं। हर सेशन एक नई परत खोलता है। अगर हम एक ही जगह बार बार गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम रुक गए हैं, इसका मतलब है कि हम डीपर लेयर तक पहुंच गए हैं। आरव ने अब अपने हर सेशन को लेयर्स की जर्नी मान लिया। पहले वह सोचता था मैं क्यों बार बार वही मिस्टेक कर रहा हूँ, अब वह सोचता था शायद मैं नेक्स्ट लेयर तक पहुंच रहा हूँ, और इस सोच ने उसे नई एनर्जी दी। धीरे धीरे उसका माइंड इतना काम होने लगा कि उसे छोटी छोटी डिटेल्स भी दिखने लगी। पहले जो साउंड उसे बस गलत लगता था, अब वह पकड़ पाता था कि गलती टेम्पो में है या प्रेशर में, यानी उसकी ऑब्जर्वेशन शार्प होती गई। यही तो किताब कहती है, जैसे जैसे माइंड ट्रेन होता है क्लैरिटी बढ़ती जाती है। अब आरव का पियानो सिर्फ संगीत का साधन नहीं रहा, वह मेडिटेशन बन गया। हर की को दबाना, हर साउंड को सुनना, हर गलती को ऑब्जर्व करना, ये सब उसे एक गहरी शांति देते थे। और यहीं से उसकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया। उसे एहसास हुआ कि पहले वह हर चीज को जल्दी हासिल करना चाहता था। इंस्टेंट रिजल्ट की आदत ने उसकी पेशेंस मार दी थी। लेकिन अब उसने समझा कि लाइफ में किसी भी बड़े काम का आनंद तभी आता है जब इंसान पेस धीमा करे और हर स्टेप को ऑब्जर्व करे। ये लेसन इतना गहरा था कि उसने इसे सिर्फ पियानो में नहीं बल्कि रोजमर्रा की एक्टिविटीज में भी लागू कर दिया। जब वह खाना बनाता तो हर चॉप, हर मसाले की खुशबू पर ध्यान देता। जब वह वॉक करता तो हर स्टेप की साउंड सुनता। अब लाइफ सिर्फ रिजल्ट नहीं थी, लाइफ खुद प्रोसेस बन गई थी। यही है द प्रैक्टिसिंग माइंड का कोर। प्रेजेंट मोमेंट में डूब जाना, आउटकम की चाह छोड़कर प्रोसेस से दोस्ती करना, पेशेंस को सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि एक एक्टिव स्किल मानना। आरव अब धीरे धीरे बदल चुका था। वह समझ चुका था कि स्किल कोई मैजिक नहीं है, यह हर दिन की छोटे छोटे प्रयासों की लेयरिंग है, और यही लेयरिंग एक दिन मास्टरी का रूप लेती है। आरव की जर्नी अब पेशेंस और प्रेजेंट मोमेंट को समझने से आगे बढ़ चुकी थी। उसने आउटकम पर अटकना छोड़ दिया था और
प्रोसेस से दोस्ती करना सीख लिया था। लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई, क्योंकि अब सवाल था कंट्रोल का। हम सब अपनी जिंदगी में कंट्रोल चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो जाए तो लाइफ स्मूथ हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि असली कंट्रोल बाहर की चीजों पर नहीं, बल्कि भीतर के माइंड पर होता है। आरव भी पहले यही सोचता था कि अगर वह पियानो बजाते समय अपनी उंगलियों को पूरी तरह कंट्रोल कर ले तो कोई गलती नहीं होगी। लेकिन असलियत यह थी कि उसके मसल्स अभी उतने ट्रेंड नहीं थे। कई बार कॉर्ड सही से प्रेस नहीं होते थे, टेम्पो बिगड़ जाता था, हर बार इरिटेशन बढ़ने लगती थी और उसे लगता था कि वह कभी परफेक्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि असली सवाल यह नहीं है कि गलती होगी या नहीं, असली सवाल यह है कि गलती के वक्त वह अपने माइंड को कितना कंट्रोल कर पाता है। एक दिन जब वह बार बार एक ही जगह गलती कर रहा था तो उसने खुद से पूछा कि सच में उसके कंट्रोल में क्या है। क्या उसके कंट्रोल में यह है कि उसकी उंगलियां तुरंत परफेक्ट प्ले करें? जवाब था नहीं। लेकिन उसके कंट्रोल में यह जरूर था कि वह उस गलती को कैसे देखता है। वह चाहे तो इरिटेट होकर पियानो बंद कर दे और चाहे तो काल्मली ऑब्जर्व करके उस गलती को डेटा मान ले। यहीं से उसे किताब की बात याद आई कि कंट्रोल का मतलब हर सिचुएशन पर अथॉरिटी जमाना नहीं है, बल्कि अपने ध्यान और रिएक्शन को संभालना है। उसने नोटिस करना शुरू किया कि जिंदगी की ज्यादातर सिचुएशंस इसी तरह की होती हैं। जब ट्रैफिक जैम में फंसता है तो उसके कंट्रोल में कारें नहीं होती, लेकिन उसके कंट्रोल में उसका रिएक्शन जरूर होता है। जब ऑफिस में उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट होता है तो रिजेक्शन उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस रिजेक्शन को फीडबैक मानकर कामली आगे बढ़ना उसके कंट्रोल में है। आरव का टीचर अक्सर कहा करता था कि स्टीयरिंग व्हील हाथ में है, लेकिन रोड हमारे हाथ में नहीं है। सड़क पर स्पीड ब्रेकर्स, गड्ढे, गलत ड्राइवर्स सब आएंगे, मगर अगर स्टीयरिंग स्टेडी है तो गाड़ी संभल जाती है। इसी तरह लाइफ की सिचुएशंस रोड हैं और हमारा माइंड स्टीयरिंग है। अगर स्टीयरिंग मजबूत है तो रास्ते कितने भी कठिन हों, सफर स्मूथ हो सकता है। आरव ने इस फिलॉसफी को प्रैक्टिस में उतारना शुरू किया। उसने अपने सेशंस का स्ट्रक्चर बदल दिया। पहले वह टारगेट सेट करता और रिजल्ट पर ध्यान देता। अब वह कहता कि आज मैं बस इस फ्रेज को 20 बार काल्मली बजाऊंगा, रिजल्ट कैसा भी हो, मेरा कंट्रोल सिर्फ इतना है कि मैं बिना इरिटेट हुए 20 बार ट्राई करूं। इस सिंपल बदलाव से उसकी प्रैक्टिस का माहौल पूरी तरह बदल गया। एंजाइटी कम होने लगी और वह लंबे समय तक प्रैक्टिस कर पाता। धीरे धीरे यह सोच उसकी पर्सनल लाइफ में भी घुलने लगी। एक दिन उसकी माँ ने उसे बाजार भेजा। वहाँ यूजुअल भीड़ भाड़ थी। पहले वह परेशान हो जाता था, लेकिन उस दिन उसने खुद से कहा कि भीड़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरी परसेप्शन मेरे कंट्रोल में है। उसने चलते हुए हर स्टेप को नोटिस किया, लोगों की आवाज, दुकानों की रोशनी, सामान की खुशबू, सबको ऑब्जर्व किया। उसे अचानक महसूस हुआ कि वही भीड़ जो पहले इरिटेशन लगती थी अब एक अलग अनुभव बन गई थी। जब वह घर लौटा तो चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी माँ ने हैरानी से पूछा कि आज इतने खुश क्यों हो? उसने हंसते हुए कहा कि आज मार्केट नहीं, मेरा माइंड ट्रेन हुआ है। ऑफिस में भी उसका नजरिया बदल गया। एक बार उसका पूरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। पहले वह इसे इंसल्ट मान लेता था और कई दिन डिप्रेस्ड रहता था, लेकिन अब उसने रिजेक्शन को कामली देखा। उसने सोचा कि प्रोजेक्ट का रिजेक्ट होना उसके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन वह उससे सीखकर अगली बार इम्प्रूवमेंट ला सकता है। उसने बॉस से फीडबैक लिया और उसी फीडबैक पर काम किया। अगली बार उसका प्रोजेक्ट इतना डिटेल्ड और क्लियर था कि बॉस खुद इम्प्रेस्ड हो गया। अब आरव ने एक और सटल चीज पर ध्यान दिया। जब भी वह खुद को जज करता था, एंजाइटी बढ़ जाती थी। जज करना मतलब खुद को मेजर करना कि मैं अच्छा हूँ या बुरा, सही कर रहा हूँ या गलत। लेकिन जब वह ऑब्जर्वर बन जाता था तो माइंड हल्का महसूस करता था। ऑब्जर्वर का मतलब है कि बस नोट करो कि साउंड साफ था या नहीं, ताल स्टेडी थी या नहीं। इस ऑब्जर्वेशन में कोई लेबल नहीं था, बस अवेयरनेस थी। यही किताब की बात थी कि ऑब्जर्वेशन न्यूट्रल होता है, जजमेंट हैवी। न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी माइंड को काम करती है। प्रैक्टिस के दौरान उसका माइंड बार बार ड्रिफ्ट करता था। कभी वह सोच में पड़ जाता कि कल की मीटिंग कैसी होगी, कभी किसी दोस्त की बात याद आ जाती। पहले वह फ्रस्ट्रेट होता कि उसका फोकस क्यों नहीं टिक रहा, लेकिन अब उसने किताब से सीखा कि माइंड का ड्रिफ्ट होना नेचुरल है। असली स्किल ये है कि जब भी ड्रिफ्ट हो जेंटली उसे वापस लाओ। उसने खुद को ट्रेन किया कि हर बार ड्रिफ्ट पर इरिटेट होने की बजाय बस काल्मली कहे कि ठीक है, अब वापस कीज पर आ जाओ। इस जेंटल रिटर्न ने उसके अंदर पेशेंस और भी बढ़ा दी। धीरे धीरे उसका माइंड इतना ट्रेन हो गया कि ड्रिफ्ट कम होने लगा और फोकस की ड्यूरेशन अपने आप बढ़ती गई। कई महीनों बाद एक दिन जब वह पियानो पर बैठा तो उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां पहले से ज्यादा स्मूथ चल रही हैं। नोट्स साफ थे, टेम्पो स्टेडी था। ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं था, यह उसकी रोज की छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस और जेंटल रिटर्न्स का परिणाम था। उस पल उसे समझ आया कि मास्टरी कोई रिजल्ट नहीं है जो अचानक मिल जाए। मास्टरी उस माइंडसेट का नाम है जहां इंसान हर गलती से भी सीख लेता है और प्रोसेस से जुड़ा रहता है। उस रात जब उसने किताब खोली तो उसे एक लाइन मिली जिसने उसकी जर्नी को परफेक्टली डिफाइन कर दिया। स्टर्नर लिखते हैं कि प्रैक्टिस को गोल मत बनाओ, प्रैक्टिस खुद गोल है। जब तुम प्रोसेस से जुड़ जाते हो तो रिजल्ट अपने आप आ जाता है। और उस
रात आरव मुस्कुराया क्योंकि यह लाइन अब सिर्फ किताब के पन्नों पर नहीं थी, ये उसकी अपनी लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। आरव की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। उसने पेशेंस सीखा, उसने कंट्रोल समझा और उसने ऑब्जर्वेशन का महत्व महसूस किया। लेकिन असली बदलाव तब शुरू हुआ जब उसने यह समझा कि जिंदगी का असली आनंद तभी आता है जब इंसान जर्नी को ही डेस्टिनेशन मान ले। यही वह लेसन था जो द प्रैक्टिसिंग माइंड बार बार दोहराती है कि इंसान अगर हर स्टेप पर पूरी तरह मौजूद हो जाए तो उसे किसी फाइनल पॉइंट तक पहुंचने की जल्दी नहीं रहती। आरव पहले हमेशा फ्यूचर के पीछे भागता था। वह सोचता था कि जब मैं यह सॉन्ग मास्टर कर लूंगा तभी मुझे खुशी मिलेगी, जब मेरा पियानो परफॉर्मेंस ऑडियंस के सामने फ्लॉलेस होगा तभी मैं खुद पर गर्व कर पाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे वह किताब की फिलॉसफी को समझ रहा था, उसे एहसास होने लगा कि यह सोच ही असली जाल है। अगर खुशी फ्यूचर पर डिपेंड करेगी तो वह कभी परमानेंट नहीं होगी, क्योंकि फ्यूचर हमेशा खिसकता रहता है। एक रात प्रैक्टिस खत्म करने के बाद वह खिड़की के पास बैठा और गहरी सांस ली। बाहर हल्की हवा चल रही थी। उसने खुद से पूछा कि अगर मैं आज से ही हर सेशन को डेस्टिनेशन मान लूं तो क्या होगा? अगर मैं सोचूं कि मेरा असली गोल इस समय कीज को टच करना और साउंड को महसूस करना है, तो क्या मैं अब भी इतना एंग्शियस रहूंगा? जवाब साफ था, नहीं। एंग्जाइटी तभी आती है जब हम जर्नी को इग्नोर करके सिर्फ डेस्टिनेशन पर अटकते हैं। अगले दिन उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। उसने खुद से कहा कि आज मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में कोई सॉन्ग मास्टर कर सकूं। आज का सेशन ही मेरा डेस्टिनेशन है। उसने धीरे धीरे कीज पर फिंगर्स रखी और हर नोट को ऐसे बजाया जैसे यही उसका फाइनल परफॉर्मेंस हो। फर्क ये था कि यहाँ परफॉर्मेंस ऑडियंस के लिए नहीं, उसके अपने मन के लिए था। उसने हर साउंड को ध्यान से सुना, हर गलती को भी प्यार से एक्सेप्ट किया। उसे लगा कि पहली बार म्यूजिक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से नहीं निकल रहा, बल्कि उसके अंदर से बह रहा है। वह मोमेंट इतना प्योर था कि उसे किसी फ्यूचर प्रॉमिस की जरूरत नहीं थी। यही था जर्नी को डेस्टिनेशन मानने का जादू। यह सोच धीरे धीरे उसकी लाइफ के बाकी हिस्सों में भी उतरने लगी। पहले वह सोचता था कि जब प्रमोशन मिलेगा तब खुशी होगी, जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तब शांति मिलेगी। लेकिन अब उसने सीखा कि हर दिन का काम, हर छोटा स्टेप अपने आप में डेस्टिनेशन है। ऑफिस का एक टास्क पूरा करना अब उसे बोझ नहीं लगता था, बल्कि वह उसे माइंडफुलनेस की तरह करता। घर का काम करना, मार्केट जाना, खाना बनाना, हर एक्टिविटी में उसने जर्नी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। एक दिन वह अपने दोस्त समीर के साथ बैठा था। समीर बहुत फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा था। वह कह रहा था कि जब तक उसका रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं होगा उसे चैन नहीं मिलेगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि यही तो प्रॉब्लम है। अगर खुशी को तूने फ्यूचर के किसी नंबर से बांध दिया है तो वह नंबर आते ही कोई और बड़ा नंबर सामने आ जाएगा और तू फिर से रेस्टलेस हो जाएगा। अगर तू आज की कोशिश को ही डेस्टिनेशन मान ले तो जर्नी खुद तुझे खुशी देगी। समीर पहले हंस पड़ा लेकिन फिर चुप हो गया। उसने कहा कि तेरी बात में वेट है। शायद इसी वजह से मैं हमेशा एंग्शियस रहता हूँ, क्योंकि मेरा माइंड आज से ज्यादा कल में जीता है। आरव ने महसूस किया कि यही लेसन द प्रैक्टिसिंग माइंड उसे सिखा रही है। माइंड को आज में ट्रेन करना। अगर माइंड आज से जुड़ गया तो फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। धीरे धीरे उसने यह भी समझा कि जब इंसान जर्नी को डेस्टिनेशन मान लेता है तो उसकी क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ जाती है। पहले वह पियानो बजाते समय हमेशा फॉर्मूला फॉलो करता था, लेकिन अब जब उसने प्रेजेंट में डूबना शुरू किया तो उसकी उंगलियां खुद नई धुनें बनाने लगीं। वह एक्सपेरिमेंट करता, इम्प्रोविजेशन करता और हर बार उसे मजा आता। यही किताब की बात थी कि जब माइंड फ्री होता है और आउटकम का बोझ नहीं ढोता तब क्रिएटिविटी नेचुरल रूप से फ्लो करती है। यह बदलाव इतना गहरा था कि उसने अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी असर दिखाना शुरू कर दिया। पहले जब वह दोस्तों या परिवार के साथ बैठता था तो उसका माइंड बार बार कहीं और भटकता था। वह सोचता था कि कल क्या करना है, फ्यूचर प्लान कैसे बनाना है। लेकिन अब उसने कॉन्शियसली हर बातचीत को डेस्टिनेशन मान लिया। जब माँ उससे बात करती तो वह पूरी तरह ध्यान देता। जब दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता तो हर पल को अब्सॉर्ब करता। उसके रिलेशनशिप्स पहले से कहीं गहरे और मीनिंगफुल हो गए। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा कि अब मुझे समझ आया कि लाइफ कोई रेस नहीं है, लाइफ कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पहुंचकर मैं कह सकूं कि हाँ अब मैं खुश हूँ। लाइफ तो हर दिन के छोटे छोटे स्टेप्स का कलेक्शन है। अगर मैं हर स्टेप को जी लूं तो मैंने पूरी लाइफ जी ली। ये सोचने के बाद उसके अंदर से जो शांति निकली वह पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अब उसे जल्दी नहीं थी, अब उसे दौड़ नहीं थी, अब उसे बस हर स्टेप का स्वाद लेना था। वह समझ चुका था कि जर्नी और डेस्टिनेशन अलग नहीं है, जर्नी ही असली डेस्टिनेशन है। और जब यह समझ इंसान के भीतर उतर जाती है तो एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन और कंपैरिजन जैसी सारी चीजें धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती हैं। आरव की कहानी यहीं से और मजबूत होने लगी। उसने खुद से वादा किया कि अब चाहे वह पियानो प्रैक्टिस हो या लाइफ की कोई और एक्टिविटी, वह हर बार जर्नी को एम्ब्रेस करेगा। यही उसका नया मंत्र बन गया, प्रेजेंट ही मेरा डेस्टिनेशन है। उस रात जब उसने फिर से द प्रैक्टिसिंग माइंड खोली तो उसे एक लाइन ने रोक लिया। किताब में लिखा था कि हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू चेज, इट इज समथिंग यू अलाउ। और उस वक्त आरव ने महसूस किया कि सच में खुशी को पाने के लिए भागने की जरूरत नहीं है। खुशी तो पहले से हमारे अंदर
मौजूद है, बस हमें उसे अलाउ करना है, और उसे अलाउ करने का एक ही तरीका है, जर्नी में डूब जाना। आरव की जर्नी अब और गहरी होती जा रही थी। पेशेंस, कंट्रोल और जर्नी को डेस्टिनेशन मानने के बाद उसके अंदर क्लैरिटी आ चुकी थी, लेकिन अब उसके सामने एक नया सवाल था, डिसिप्लिन का। बचपन से उसने डिसिप्लिन को एक बोझ की तरह देखा था। स्कूल में टीचर्स कहते थे, डिसिप्लिन रखो, रूटीन फॉलो करो, समय पर उठो। उसके लिए यह सब एक रिस्ट्रिक्शन जैसा लगता था, मानो कोई उसकी फ्रीडम छीन रहा हो। लेकिन अब द प्रैक्टिसिंग माइंड ने उसकी सोच बदलनी शुरू की। किताब में लिखा था कि डिसिप्लिन बोझ नहीं है, बल्कि असली फ्रीडम की कुंजी है। ये सुनकर पहले तो उसे अजीब लगा। वह सोचने लगा कि फ्रीडम का मतलब तो यही है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूं, फिर डिसिप्लिन उसमें कैसे फ्रीडम ला सकता है। लेकिन जब उसने अपनी प्रैक्टिस सेशंस पर ध्यान दिया तो धीरे धीरे यह पजल सॉल्व होने लगा। जब वह बिना किसी रूटीन के प्रैक्टिस करता था तो माइंड हमेशा कंफ्यूज्ड रहता। कभी वह एक ट्यून बजाने बैठता, कभी दूसरे सॉन्ग पर चला जाता और कभी बीच में ही बोर्ड होकर उठ जाता। उस वक्त उसे लगता था कि वह फ्री है, क्योंकि वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। लेकिन सच ये था कि उस सो कॉल्ड फ्रीडम में कोई डेप्थ नहीं थी, न तो उसका फोकस बनता था और न ही प्रोग्रेस दिखती थी। इसके विपरीत जब उसने डिसिप्लिन अडॉप्ट किया और तय किया कि रोज फिक्स्ड टाइम पर प्रैक्टिस करनी है और एक सेशन में सिर्फ एक ही पीस पर काम करना है, तो शुरुआत में थोड़ी मजबूरी लगी। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यही स्ट्रक्चर उसे असली फ्रीडम दे रहा है। अब उसे यह सोचने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती थी कि आज क्या प्रैक्टिस करना है। उसके पास एक क्लियर पाथ था और इस पाथ पर चलते हुए उसका माइंड फ्री हो गया था अननेसेसरी डिसीजन से। वह समझ गया कि डिसिप्लिन एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि इंटरनल ऑर्डर है। जब माइंड के पास एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है तब एनर्जी बिखरती नहीं, चैनलाइज होती है। यही चैनलाइजेशन क्रिएटिविटी को और ज्यादा फ्लो कराती है। एक दिन उसका दोस्त समीर फिर उसके पास आया। वह बोला कि मैं अपने काम में डिसिप्लिन रख नहीं पाता, हर बार प्लान बनाता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ। आरव ने हंसते हुए कहा कि तुझे लगता है कि डिसिप्लिन तेरी फ्रीडम छीन रहा है, लेकिन असल में फ्रीडम वहीं से आती है। जब तू डिसिप्लिन्ड होगा तभी तू अपने काम में मास्टरी ला पाएगा, और मास्टरी ही तुझे वो रियल फ्रीडम देगी जिसका तू सपने देखता है। आरव ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक म्यूजिशियन को देख, वह स्टेज पर इतना एफर्टलेस प्ले करता है कि ऑडियंस को लगता है ये तो बॉर्न टैलेंट है, लेकिन रियलिटी ये है कि उसने सालों तक डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस की होती है। वही डिसिप्लिन उसे इतना फ्री बना देता है कि वह म्यूजिक के साथ खेल सके। अगर वह डिसिप्लिन्ड न होता तो शायद स्टेज पर भी उसका माइंड स्कैटर हो जाता। आरव ने अपनी खुद की लाइफ में यह ट्रांसफॉर्मेशन महसूस किया। पहले वह सोचता था कि पियानो प्रैक्टिस रूटीन फॉलो करना एक मजबूरी है, लेकिन अब जब वह हर रोज फिक्स्ड टाइम पर बैठता तो उसका माइंड खुद सेटल हो जाता। धीरे धीरे यह रूटीन उसके लिए मेडिटेशन जैसा बन गया। उसने नोटिस किया कि जब वह डिसिप्लिन्ड था तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाते थे। सोशल मीडिया का खिंचाव, बेवजह घूमना, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब कम हो गए थे, क्योंकि अब उसके पास एक स्ट्रक्चर था जो उसे स्टेबिलिटी देता था। स्टेबिलिटी आने से उसका फोकस डीपन होने लगा। धीरे धीरे उसने यह भी देखा कि डिसिप्लिन सिर्फ म्यूजिक तक लिमिटेड नहीं है। उसने ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग पैटर्न और ऑफिस वर्क में भी डिसिप्लिन लाना शुरू किया, और जैसे ही उसने यह किया उसका एनर्जी लेवल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। पहले वह रात को देर तक जागता था और सुबह लेथर्जिक महसूस करता था, लेकिन जब उसने तय किया कि फिक्स्ड समय पर सोना और उठना है तो बॉडी और माइंड दोनों सिंक में आ गए। दिन भर में वह ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करता था। उसने खुद को समझाया कि डिसिप्लिन असली में फ्रीडम की तरह है, क्योंकि ये मुझे स्लेवरी से मुक्त करता है। स्लेवरी किसकी? प्रोक्रेस्टिनेशन की, लेजीनेस की, डिस्ट्रैक्शंस की। जब मैं डिसिप्लिन्ड हूँ तो मैं इन सब का गुलाम नहीं हूँ, मैं खुद अपनी लाइफ का ड्राइवर हूँ। किताब की एक बात ने इस थॉट को और गहरा कर दिया। उसमें लिखा था कि डिसिप्लिन इज द टूल दैट ब्रिजेस इंटेंशन एंड अकॉम्प्लिशमेंट, यानी डिसिप्लिन वह पुल है जो सपनों को रियलिटी में बदलता है। सपने देखना इजी है, इंटेंशन सेट करना भी इजी है, लेकिन सपनों को असलियत में बदलने का रास्ता डिसिप्लिन से होकर ही जाता है। आरव ने महसूस किया कि यही प्रिंसिपल लाइफ के हर हिस्से पर लागू होता है। अगर कोई राइटर है और रोज डिसिप्लिन्ड होकर लिखता है तो उसकी क्रिएटिविटी शार्पन होती है। अगर कोई एथलीट है और रोज डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस करता है तो उसका परफॉर्मेंस पीक पर पहुंचता है। अगर कोई स्टूडेंट है और रोज थोड़े थोड़े चैप्टर्स पढ़ता है तो एग्जाम्स उसके लिए स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। उसने डायरी में लिखा कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, यह एक गिफ्ट है जो इंसान खुद को देता है, क्योंकि डिसिप्लिन ही माइंड को स्टेबिलिटी और हार्ट को फ्रीडम देता है। धीरे धीरे वह इतने लेवल पर डिसिप्लिन्ड हो गया कि पियानो प्रैक्टिस सिर्फ स्किल का नहीं बल्कि स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा लगने लगी। हर सेशन में जब वह बैठता था तो उसे लगता कि यह सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि सेल्फ मास्टरी है, और यही किताब का असली पॉइंट था। डिसिप्लिन को अपनाओ और प्रोसेस को लव करो। उस रात उसने फिर से किताब उठाई और एक लाइन पर नजर पड़ी, ट्रू फ्रीडम इज इम्पॉसिबल विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन। ये लाइन उसके दिल में उतर गई। अब उसे समझ आ गया था कि जो लोग डिसिप्लिन से भागते हैं वे सच में फ्रीडम से भाग रहे होते हैं। आरव ने पेशेंस सीखा, कंट्रोल समझा, जर्नी को डेस्टिनेशन माना और डिसिप्लिन को फ्रीडम में बदलते देखा।
देखा, लेकिन अब उसकी प्रैक्टिस की गहराई उसे एक नए लेसन की ओर ले जा रही थी, अवेयरनेस का। द प्रैक्टिसिंग माइंड बार बार यह बताती है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब इंसान अपने माइंड की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करना सीख ले। माइंड एक तरह का वाइल्ड हॉर्स है जो हर समय कहीं ना कहीं दौड़ता रहता है। अगर उसे बिना कंट्रोल छोड़ा जाए तो यह हमें थका देता है, डिस्ट्रैक्ट करता है और हमारी एनर्जी को खा जाता है। लेकिन अगर इसे अवेयरनेस से देखा जाए तो यह हमारे लिए सबसे पावरफुल एलाई बन सकता है। आरव की आदत थी कि जब वह पियानो बजाता तो अचानक कोई अनरिलेटेड थॉट उसके दिमाग में आ जाता। कभी कल की मीटिंग याद आ जाती, कभी कोई पुरानी कॉन्वर्सेशन, कभी फ्यूचर की टेंशन। पहले वह इरिटेट हो जाता था और सोचता था कि मैं इतना वीक क्यों हूँ कि फोकस नहीं कर पा रहा। लेकिन धीरे धीरे उसे किताब से यह समझ आया कि माइंड का ड्रिफ्ट होना कमजोरी नहीं है, ड्रिफ्ट होना इसकी नेचुरल क्वालिटी है। एज ह्यूमन बीइंग्स हम सबका माइंड नेचुरली वॉन्डर करता है। असली स्किल ये नहीं कि माइंड कभी ड्रिफ्ट न करे, असली स्किल ये है कि जब भी ड्रिफ्ट हो उसे जेंटली वापस लाना। इस रियलाइजेशन ने उसकी प्रैक्टिस का पूरा रंग बदल दिया। अब जब भी कोई थॉट आता वह उसे एनिमी नहीं मानता, वह बस कामली ऑब्जर्व करता कि हाँ एक थॉट आया है। फिर वह बिना इरिटेशन के खुद से कहता ठीक है अब वापस कीज पर आ जाओ। यह एक्ट छोटा लग सकता था लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। इससे उसका माइंड धीरे धीरे ट्रेन होने लगा कि फोकस पर वापस लौटना भी पॉसिबल है। आरव ने कंपेयर किया कि अवेयरनेस और अनअवेयरनेस में कितना अंतर है। पहले जब वह अनअवेयर होता था तो थॉट आते ही वह उसमें खो जाता था। जैसे अगर अचानक उसे याद आया कि कल किसी दोस्त ने कुछ गलत कह दिया था तो उसका पूरा ध्यान उस मेमोरी में चला जाता और वह इरिटेट हो जाता, प्रैक्टिस वहीं रुक जाती। लेकिन अब जब वह अवेयर था तो उसी मेमोरी को बस एक बबल की तरह देखता। वह बबल कुछ देर तैरता और फिर अपने आप फट जाता, माइंड वापस कीज पर लौट आता। किताब ने उसे यह भी सिखाया कि अवेयरनेस कोई हार्ड फोर्स नहीं है, अवेयरनेस सॉफ्टनेस है। अवेयरनेस का मतलब है खुद को जेंटल तरीके से मिरर बनाना। जैसे दर्पण सामने जो भी आता है उसे बस दिखा देता है, ना उसे पकड़ता है ना उसे रिजेक्ट करता है। माइंड को भी ऐसा ही मिरर बनाना है। अगर थॉट आया तो बस देखो और फिर नेचुरली वापस अपने टास्क पर आ जाओ। इस प्रैक्टिस का असर सिर्फ पियानो तक नहीं रहा। एक दिन ऑफिस में उसका बॉस गुस्से में था। पहले की तरह आरव तुरंत डिफेंसिव हो जाता और आर्ग्यूमेंट करने लगता, लेकिन अब उसने अवेयरनेस से खुद को देखा। उसने नोट किया कि उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है, उसका माइंड डिफेंसिव हो रहा है। अवेयरनेस ने उसे एक पॉज दिया और उसी पॉज में उसने खुद से कहा ठीक है ये सिर्फ मोमेंट है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे ऑब्जर्व करना है। इस पॉज की वजह से वह काल्मली रिस्पॉन्ड कर पाया। बॉस का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो गया और मैटर वहीं सेटल हो गया। अगर अवेयरनेस न होती तो शायद सिचुएशन और बिगड़ जाती। आरव ने नोट किया कि अवेयरनेस हमें चॉइस देती है। जब हम अनअवेयर होते हैं तो हमारे एक्शंस ऑटोमेटिक होते हैं, हैबिट ड्रिवन, इमोशन ड्रिवन। लेकिन जब हम अवेयर होते हैं तो हम चूज कर सकते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। यही चॉइस असली फ्रीडम है। अवेयरनेस की प्रैक्टिस ने उसकी छोटी छोटी हैबिट्स को भी बदलना शुरू किया। पहले वह खाने के वक्त अक्सर जल्दी जल्दी खा लेता था क्योंकि माइंड कहीं और भटक रहा होता। अब उसने कॉन्शियसली हर बाइट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने खाने की स्मेल, टेस्ट और टेक्सचर को नोटिस किया। उसे लगा कि वही सिंपल खाना जो पहले नॉर्मल लगता था अब एक अलग ही एक्सपीरियंस बन गया है। माइंडफुल ईटिंग ने उसे समझाया कि अवेयरनेस लाइफ की हर एक्टिविटी को डीपन कर देती है, चाहे वह वॉक करना हो, किताब पढ़ना हो या किसी से बातचीत करना। अगर अवेयरनेस है तो हर एक्टिविटी मीनिंगफुल हो जाती है। अवेयरनेस के बिना हर चीज मैकेनिकल लगती है, जैसे माइंड ऑटो पायलट पर चल रहा हो। कभी कभी वह सोने से पहले दिन को याद करता और सोचता कि आज कितने मोमेंट्स में अनअवेयर होकर गुजरा और कितने मोमेंट्स में अवेयर था। धीरे धीरे उसने पाया कि अवेयर मोमेंट्स बढ़ रहे थे। इससे उसका माइंड काम हो रहा था और स्ट्रेस अपने आप कम हो रहा था। किताब में एक जगह लिखा था कि अवेयरनेस प्रैक्टिस कोई लग्जरी नहीं है, यह एक नेसेसिटी है। अगर इंसान अवेयर नहीं होगा तो उसका माइंड उसे हर वक्त फ्यूचर और पास्ट में घुमाता रहेगा और यही स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिससैटिस्फैक्शन की जड़ है। अवेयरनेस ही हमें प्रेजेंट में टिकाती है। एक दिन उसने अपने दोस्त समीर को यह लेसन प्रैक्टिकली समझाया। समीर हमेशा कंप्लेंट करता था कि उसका माइंड शांति में नहीं रहता। आरव ने कहा कि चल सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। दोनों पार्क में गए। आरव ने कहा कि बस 2 मिनट तक तू अपनी सांस ऑब्जर्व कर, कोई कंट्रोल नहीं करना, बस नोट करना कि हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। शुरुआत में समीर रेस्टलेस हो गया। वह बोला कि मेरे दिमाग में तो और ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं। आरव ने हंसते हुए कहा कि यही तो अवेयरनेस है, तू पहली बार नोटिस कर रहा है कि तेरे दिमाग में कितने थॉट्स आते हैं। अवेयरनेस की शुरुआत यही है कि तू अपने माइंड की रियलिटी देख पाए। कुछ दिनों बाद समीर ने माना कि यह छोटी प्रैक्टिस उसकी लाइफ बदल रही है। अब वह छोटी छोटी बातों पर इरिटेट नहीं होता था। उसे लगा कि अवेयरनेस इंसान को रिएक्ट करने से पहले एक पॉज देती है और यही पॉज उसकी पूरी लाइफ की क्वालिटी बदल देता है। आरव ने महसूस किया कि अवेयरनेस और पेशेंस एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। पेशेंस के बिना अवेयरनेस नहीं टिक सकती और अवेयरनेस के बिना पेशेंस अधूरी है। अवेयरनेस हमें दिखाती है कि हम
कहाँ हैं और पेशेंस हमें वहाँ रहने की ताकत देता है। धीरे धीरे उसकी पियानो प्रैक्टिस एक अलग लेवल पर पहुंच गई। अब वह सिर्फ नोट्स और रिदम्स नहीं बजा रहा था, वह हर साउंड को अवेयर होकर महसूस कर रहा था। और यही फर्क था, पहले म्यूजिक मैकेनिकल था, अब वह सोलफुल हो गया था। ऑडियंस को भी ये फर्क महसूस होता था, क्योंकि जब इंसान अवेयर होकर कुछ करता है तो उसकी एनर्जी दूसरों तक नेचुरली पहुंचती है। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अवेयरनेस इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग द माइंड, इट इज अबाउट वॉचिंग द माइंड। और यही लाइन उसकी जर्नी का नया मंत्रा बन गई। आरव की जर्नी अब एक ऐसी डेप्थ में पहुंच रही थी जहां प्रैक्टिस सिर्फ स्किल नहीं रही थी बल्कि मेडिटेशन बन गई थी। पहले वह पियानो के सामने बैठता था आउटकम के लिए, कभी कोई ट्यून मास्टर करने के लिए, कभी किसी परफॉर्मेंस की तैयारी के लिए। लेकिन अब जब उसने पेशेंस, कंट्रोल, डिसिप्लिन और अवेयरनेस को एक साथ अनुभव किया तो उसने पाया कि प्रैक्टिस का हर सेशन एक तरह का मेडिटेशन बन गया है। मेडिटेशन का मतलब उसके लिए यह नहीं था कि आंखें बंद करके चुपचाप बैठना। मेडिटेशन का मतलब था कि माइंड पूरी तरह प्रेजेंट हो, डिस्ट्रैक्शंस डिसॉल्व हो जाएं और इंसान एक्टिविटी के साथ एक हो जाए। पियानो बजाते समय उसकी फिंगर्स कीज पर चल रही थीं, साउंड रूम में गूंज रहा था और उसका माइंड उन साउंड्स में घुल चुका था। उस पल वह न फ्यूचर सोच रहा था, न पास्ट, न रिजल्ट, न परफेक्शन। वह बस प्रोसेस में था, कंप्लीटली इमर्स्ड। उसे याद आया कि किताब में लिखा था कि जब प्रोसेस को मेडिटेशन बना लो तो तुम्हारी प्रैक्टिस बोरिंग नहीं रहती, क्योंकि मेडिटेशन बोरिंग नहीं हो सकती। मेडिटेशन में हर मोमेंट फ्रेश होता है। यही कारण था कि अब आरव की प्रैक्टिस कभी डल नहीं लगती थी। पहले वह सोचता था कि रोज वही स्केल्स बजाना मोनोटोनस है, लेकिन अब उसे हर रेपिटेशन नया एक्सपीरियंस लगता, क्योंकि हर बार वह अवेयर होकर देखता कि साउंड कैसे बदल रहा है, फिंगर्स किस तरह मूव कर रही हैं, माइंड किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसने महसूस किया कि रेपिटेशन का मतलब अब सिर्फ बार बार करना नहीं है, रेपिटेशन का मतलब है हर बार नई अवेयरनेस के साथ करना। यही चीज उसकी प्रैक्टिस को मेडिटेटिव बना रही थी। धीरे धीरे उसने देखना शुरू किया कि लाइफ की हर एक्टिविटी मेडिटेशन बन सकती है अगर माइंड प्रेजेंट और अवेयर है। जब वह खाना खाता तो हर बाइट मेडिटेशन थी, जब वह वॉक करता तो हर स्टेप मेडिटेशन था, जब वह किसी से बात करता तो हर कॉन्वर्सेशन मेडिटेशन थी। मेडिटेशन अब सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं रही थी, यह उसका लाइफस्टाइल बन रही थी। एक बार ऑफिस में उसे एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मिला। पहले वह ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर एंग्शियस हो जाता था, लेकिन अब उसने इसे भी मेडिटेशन की तरह लिया। उसने सोचा कि मैं हर स्टेप को मेडिटेशन मानूंगा। उसने कामली हर टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा और हर पार्ट पर ध्यान दिया। नतीजा ये हुआ कि प्रोजेक्ट स्मूथली पूरा हुआ और उसका कॉन्फिडेंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। उसने अपने अंदर यह भी महसूस किया कि मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिस माइंड को शांत ही नहीं करती बल्कि क्रिएटिविटी को भी ओपन करती है। जब माइंड काम होता है और प्रेजेंट में रहता है तब वह ज्यादा शार्प, ज्यादा इन्वेंटिव बन जाता है। पियानो पर अब उसकी इम्प्रोवाइजेशन पहले से कहीं स्मूथ थी। उसे लगता था कि उसकी उंगलियां खुद ट्यून बना रही हैं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे गाइड कर रही हो। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि मेडिटेशन उसे सिर्फ म्यूजिक या वर्क में ही नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स में भी हेल्प कर रही थी। पहले जब वह फैमिली के साथ बैठता था तो उसका माइंड कहीं और भागता था, लेकिन अब जब वह मेडिटेशन वाली अवेयरनेस लेकर बैठता था तो हर बातचीत गहरी और मीनिंगफुल हो जाती थी। माँ को भी लगता था कि बेटा अब ज्यादा सुनता है, ज्यादा समझता है। दोस्तों को भी लगता था कि आरव के साथ बैठना अब सूदिंग है, जैसे कोई तुम्हें पूरी अटेंशन दे रहा हो। मेडिटेशन ने उसे यह भी सिखाया कि हर गलती भी एक अपॉर्चुनिटी है। पहले जब वह गलती करता था तो इरिटेट हो जाता था, लेकिन अब जब वह अवेयर होकर गलती को देखता था तो वह उसे एक सिग्नल की तरह लेता था। जैसे मेडिटेशन में जब माइंड ड्रिफ्ट करता है तो वह उसे जेंटली वापस लाता है, वैसे ही प्रैक्टिस में जब गलती होती थी तो वह उसे जेंटली ऑब्जर्वेशन के साथ करेक्ट करता था। कोई इरिटेशन, कोई जजमेंट नहीं। ये एटीट्यूड उसकी पूरी पर्सनालिटी में दिखाई देने लगा। लोग कहते थे कि पहले आरव बहुत इम्पेशेंट था, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी शांति आ गई है। वह हर सिचुएशन को काल्मली हैंडल करता है, यहाँ तक कि जब कोई उसे क्रिटिसाइज भी करता तो वह डिफेंसिव नहीं होता था। वह बस काल्मली ऑब्जर्व करता और फिर सोच समझ कर जवाब देता। एक दिन उसका दोस्त समीर बोला, यार तू पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। पहले तू जल्दी इरिटेट हो जाता था, जल्दी ओवर रिएक्ट करता था, अब तू हर वक्त इतना कंपोज्ड कैसे रहता है? आरव मुस्कुराया और बोला, शायद इसलिए कि मैंने अपनी प्रैक्टिस को मेडिटेशन बना लिया है। जब माइंड हर दिन शांत होकर प्रोसेस में डूबना सीखता है तो वह आदत लाइफ के बाकी हिस्सों में भी आ जाती है। किताब की एक लाइन ने उसे इस जर्नी का सार समझा दिया। उसमें लिखा था, प्रैक्टिस इज नॉट समथिंग यू डू, प्रैक्टिस इज समथिंग यू बिकम। यानी प्रैक्टिस कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं है, यह तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। और आरव ने महसूस किया कि उसकी आइडेंटिटी अब बदल रही है। वह सिर्फ एक पियानो लर्नर नहीं रहा, वह एक मेडिटेटिव लर्नर बन चुका था। धीरे धीरे उसकी सेल्फ इमेज भी बदलने लगी। पहले वह सोचता था कि मैं कितना इम्परफेक्ट हूँ, कितनी बार गलती करता हूँ, लेकिन अब वह खुद को एक लर्नर मानता था जो हर बार सीख रहा है, और यही लर्निंग उसे खुशी दे रही थी। उसने अपनी डायरी में लिखा कि मेडिटेशन कोई अलग एक्टिविटी नहीं है, मेडिटेशन तो हर
मोमेंट में पॉसिबल है। अगर माइंड प्रेजेंट है तो हर एक्शन मेडिटेशन है, अगर माइंड एब्सेंट है तो मेडिटेशन पॉसिबल नहीं। अब उसे लाइफ किसी बर्डन जैसी नहीं लगती थी। लाइफ अब उसके लिए एक मेडिटेटिव जर्नी थी और यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे गहरी टीचिंग थी। जब माइंड ट्रेन हो जाता है कि हर प्रोसेस को मेडिटेशन की तरह जियो, तब लाइफ अपने आप शांत, पर्पसफुल और फुलफिलिंग बन जाती है। आरव की जर्नी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां हर दिन उसके लिए नया अनुभव बन रहा था। उसने प्रोसेस को मेडिटेशन बनाया, डिसिप्लिन को फ्रीडम समझा, अवेयरनेस को मिरर बनाया। लेकिन अब जो सबसे सटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था वह टाइम के साथ उसके रिलेशनशिप में था। द प्रैक्टिसिंग माइंड ने उसे यह महसूस कराया कि असली पेशेंस तभी आता है जब इंसान टाइम को सही नजर से देखना सीख ले। पहले आरव की आदत थी कि वह हर काम में जल्दी चाहता था। चाहे कोई ट्यून सीखना हो या ऑफिस का प्रोजेक्ट, उसका माइंड हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड रहता। अगर एक ट्यून परफेक्ट होने में 1 हफ्ता लग जाता तो उसे लगता था कि वह स्लो है। अगर कोई प्रोजेक्ट डेडलाइन से आगे बढ़ता तो उसका इरिटेशन बढ़ जाता। टाइम उसके लिए एक एनिमी जैसा लगता था, हमेशा एस्केप करता हुआ, हमेशा कम पड़ता हुआ। लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस और पेशेंस की प्रैक्टिस ने उसकी नजर बदल दी। अब उसने देखना शुरू किया कि असल प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है, असल प्रॉब्लम उसकी परसेप्शन है। टाइम वही है, लेकिन वह उसे कैसे देखता है, इससे उसकी पूरी एक्सपीरियंस बदल जाती है। एक दिन वह पियानो प्रैक्टिस कर रहा था। पहले वह सोचता था कि मुझे 2 हफ्तों में ये पीस मास्टर करना है। इस सोच से उसके ऊपर प्रेशर बनता था और वह हर सेशन में एंग्शियस हो जाता था। लेकिन उस दिन उसने खुद से कहा, मुझे डेडलाइन नहीं चाहिए, मुझे बस हर सेशन को पूरा ध्यान देकर करना है, बाकी जर्नी अपने आप अनफोल्ड होगी। उसने सेशन को एंजॉय करना शुरू किया और अचानक उसे लगा कि टाइम उसके खिलाफ नहीं है, टाइम अब उसका साथी है। यह एक्सपीरियंस लाइफ के बाकी हिस्सों में भी फैलने लगा। अब जब वह ट्रैफिक में फंसता तो इरिटेट होने की बजाय वह सोचता कि यही मोमेंट प्रैक्टिस का हिस्सा है। ट्रैफिक ने उसे पॉज दिया है और इस पॉज में वह अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व कर सकता है। यही सोच उसकी एंग्जाइटी डिसॉल्व कर देती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पेशेंस का मतलब वेटिंग नहीं है। पेशेंस का मतलब है कि हर मोमेंट को एक्सेप्ट करना और उसमें पूरी तरह जीना। वेटिंग में हमेशा रेस्टलेसनेस होती है, जैसे कुछ मिसिंग है, लेकिन पेशेंस में एक कंप्लीटनेस होती है, जैसे कुछ भी मिसिंग नहीं। यही शिफ्ट टाइम की डेफिनेशन बदल देता है। ऑफिस में भी उसकी अप्रोच बदल गई। पहले डेडलाइंस उसे स्ट्रेस देती थी, लेकिन अब उसने सोचा कि डेडलाइन भी प्रोसेस का हिस्सा है। अगर काम ज्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं टाइम से लड़ूं, इसका मतलब है कि मैं काल्मली हर स्टेप करूं और देखूं कि कितना पूरा होता है। इस काल्म अप्रोच ने उसे ज्यादा प्रोडक्टिव बना दिया। बॉस भी हैरान था कि अब आरव प्रेशर में भी कंपोज्ड रहता है। उसने महसूस किया कि पेशेंस से ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल है। अगर कोई सीड है और तुम उसे बार बार खोद कर देखोगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो वह कभी ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर पेशेंस से उसे पानी और धूप दोगे तो एक दिन वह अपने समय पर अंकुरित होगा। यही प्रिंसिपल उसकी प्रैक्टिस पर भी लागू हुआ। अब वह गलती पर फ्रस्ट्रेट नहीं होता था। वह जानता था कि हर रेपिटेशन एक इनविजिबल ग्रोथ है। वह ग्रोथ बाहर से तुरंत नहीं दिखती, लेकिन भीतर हो रही होती है। एक बार उसके दोस्त समीर ने शिकायत की कि यार मैं हर चीज जल्दी चाहता हूँ, चाहे बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, मुझे लगता है कि सब स्लो है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, पेशेंस का मतलब स्लो होना नहीं है, पेशेंस का मतलब है राइट स्पीड पर होना। नेचर में सब कुछ अपने टाइम पर होता है। तू ट्री को जल्दी ग्रो नहीं कर सकता, तू बस उसकी कंडीशन सही बना सकता है, बाकी उसका काम है ग्रो करना। लाइफ भी वैसी ही है। समीर पहले चुप रहा, फिर बोला, तो तू कह रहा है कि इम्पेशेंस असल में टाइम से लड़ना है? आरव ने कहा, एग्जैक्टली। जब तू इम्पेशेंट होता है तो तू रियलिटी से लड़ता है, और रियलिटी से लड़ाई कभी जीत नहीं सकती। पेशेंस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्टेंस से ही शांति आती है। यह लेसन आरव के भीतर इतनी गहराई से बैठा कि उसने खुद को एक न्यू लाइट में देखना शुरू किया। पहले उसे लगता था कि पेशेंस कोई पैसिव चीज है, जैसे बस चुपचाप वेट करना, लेकिन अब उसने समझा कि पेशेंस बहुत एक्टिव क्वालिटी है। पेशेंस का मतलब है कि मैं हर मोमेंट में फुली एंगेज्ड हूँ, लेकिन मुझे जल्दी नहीं है। उसने डायरी में लिखा कि इम्पेशेंस हमेशा फ्यूचर से जुड़ी होती है। जब हम इम्पेशेंट होते हैं तो हम कहते हैं जब फ्यूचर आएगा तभी मैं सेटिस्फाइड होऊंगा, लेकिन पेशेंस हमेशा प्रेजेंट से जुड़ी होती है। पेशेंस कहती है मैं अभी इस मोमेंट में सेटिस्फाइड हूँ और फ्यूचर नेचुरली आएगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में इम्पेशेंस के छोटे छोटे ट्रिगर्स भी कम होने लगे। पहले वह लाइन में खड़ा होता था तो इरिटेट हो जाता था। अब वह काल्मली खड़ा रहता और ऑब्जर्व करता कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, हवा कैसी चल रही है, सराउंडिंग्स कैसी हैं। पहले उसे लगता था कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन अब उसे हर मोमेंट में रिचनेस दिखने लगी। किताब ने उसे यह भी सिखाया कि इम्पेशेंस असल में परफेक्शनिज्म का दूसरा रूप है। जब इंसान आउटकम को इमीडिएटली परफेक्ट चाहता है तो वह इम्पेशेंट हो जाता है, लेकिन परफेक्शन किसी सिंगल मोमेंट में नहीं आती। परफेक्शन एक लॉन्ग जर्नी है। जब उसने यह माइंडसेट अडॉप्ट किया तो उसका प्रेशर डिसॉल्व हो गया। अब वह गलती होने पर हंस देता और कहता यह भी प्रोसेस का हिस्सा है। एक दिन उसने पियानो पर वह ट्यून बजाया जो कभी उसे सबसे कठिन लगता था। ट्यून अभी भी परफेक्ट नहीं था,
था, लेकिन उसका अप्रोच अलग था। वह हर साउंड को पेशेंटली सुन रहा था और उसी पेशेंस ने उसे उस ट्यून से प्यार करा दिया। वह सोच रहा था कि अगर मैं इम्पेशेंट होता तो शायद कभी इस ट्यून को एंजॉय नहीं कर पाता। उस रात उसने डायरी में लिखा, पेशेंस ने मुझे टाइम का असली स्वाद चखाया है। टाइम एनिमी नहीं, टीचर है, और अगर मैं पेशेंस से सीखूं तो हर मोमेंट गिफ्ट बन जाता है। आरव की जर्नी अब उस स्टेज पर थी जहां उसने पेशेंस, डिसिप्लिन और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में उतार लिया था। लेकिन द प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे गहरी टीचिंग अभी उसके सामने खुलनी बाकी थी, कंट्रोल। किताब में लिखा था कि असली ग्रोथ तब होती है जब इंसान अपने एक्शंस और रिएक्शंस पर कंट्रोल करना सीख ले। कंट्रोल का मतलब चीजों को दबाना नहीं, बल्कि खुद को सही दिशा में गाइड करना है। पहले आरव को लगता था कि कंट्रोल मतलब फोर्स लगाना, जैसे अगर उसे कोई काम नहीं करना है तो वह खुद को मजबूरी में बैठा कर करता, अगर कोई हैबिट छोड़नी है तो वह खुद को रोकने की कोशिश करता। लेकिन इस अप्रोच से वह अक्सर थक जाता, क्योंकि फोर्स कभी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। धीरे धीरे उसने समझा कि असली कंट्रोल अवेयरनेस से आता है। जब तुम अवेयर हो तो तुम्हें अपनी चॉइसेस दिखाई देती हैं। अवेयरनेस तुम्हें यह समझने में मदद करती है कि किस मोमेंट में तुम्हारा माइंड किस दिशा में जा रहा है, और जब तुम्हें यह क्लैरिटी मिलती है तभी कंट्रोल नेचुरली आता है। एक दिन वह पियानो प्रैक्टिस कर रहा था। उसके माइंड में अचानक फोन चेक करने का अर्ज आया। पहले वह तुरंत फोन उठा लेता और प्रैक्टिस टूट जाती, लेकिन इस बार उसने पॉज लिया। उसने खुद से कहा, देखो ये अर्ज आ रहा है, क्या ये अर्ज सच में इतना जरूरी है? अवेयरनेस ने उसे क्लैरिटी दी और उसने कामली फोन असाइड रख दिया। यही छोटा सा पॉज उसका असली कंट्रोल था। उसे महसूस हुआ कि कंट्रोल का मतलब अर्जेस को सप्रेस करना नहीं है। कंट्रोल का मतलब है उन्हें रिकॉग्नाइज करना और फिर सही चॉइस करना। माइंड में अर्ज आएगा ही, लेकिन अगर तुम अवेयर हो तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि उस अर्ज को फॉलो करना है या नहीं। यही सेल्फ मास्टरी की शुरुआत है। धीरे धीरे उसने देखा कि यह कंट्रोल उसकी लाइफ के हर हिस्से में काम करने लगा। पहले जब कोई उसे इरिटेट करता था तो वह तुरंत रिएक्ट कर देता था। अब वह ऑब्जर्व करता था कि इरिटेशन की लहर उठ रही है। वह पॉज लेता और फिर कामली रिस्पॉन्ड करता। फैमिली और फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि आरव अब ज्यादा बैलेंस्ड हो गया है। एक बार ऑफिस में उसकी टीम में बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया। पहले वह भी ऐसे माहौल में अपनी बात जोर से रखता था, लेकिन इस बार उसने कंट्रोल रखा। उसने कामली सबकी बात सुनी और फिर सॉफ्टली बोला, चलो हम इश्यू को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। उसकी कामनेस देखकर बाकी लोग भी शांत हो गए। उसके बॉस ने बाद में कहा, आरव तुम्हारी प्रेजेंस अब टीम को स्टेबलाइज करती है। ये बहुत रेयर क्वालिटी है। आरव ने महसूस किया कि कंट्रोल सिर्फ इमोशंस पर नहीं, अटेंशन पर भी जरूरी है। माइंड का सबसे बड़ा हैबिट है डिस्ट्रैक्शन। पियानो प्रैक्टिस में जब उसका माइंड फ्यूचर या पास्ट में भटकता तो पहले वह फ्रस्ट्रेट होता था, लेकिन अब वह जेंटली अपने अटेंशन को वापस कीज और साउंड पर लाता। यही अटेंशन का कंट्रोल उसकी प्रैक्टिस को मेडिटेटिव बना रहा था। किताब की एक बात उसे बार बार याद आती थी, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट कम्स इनटू योर माइंड, बट यू कैन कंट्रोल हाउ लॉन्ग इट स्टेज। यानी तुम माइंड में आने वाले थॉट्स को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम डिसाइड कर सकते हो कि उन थॉट्स को कितना इंपॉर्टेंस देना है। यही बात उसने अपने लाइफ में लागू की। अब जब कोई नेगेटिव थॉट आता तो वह उसे पकड़कर एम्पलीफाई नहीं करता, वह बस ऑब्जर्व करता और छोड़ देता। इस प्रैक्टिस से उसका माइंड बहुत लाइटर और पीसफुल हो गया। पहले वह छोटी छोटी बातों पर ओवरथिंक करता था, अब वह कामली चीजों को हैंडल करता। उसने डायरी में लिखा, कंट्रोल का मतलब आउटसाइड वर्ल्ड को कंट्रोल करना नहीं है, कंट्रोल का मतलब है खुद को कंट्रोल करना। जब मैं खुद पर कंट्रोल रखता हूँ तो दुनिया अपने आप मैनेजेबल लगती है। जब मैं खुद पर कंट्रोल खो देता हूँ तो छोटी सी प्रॉब्लम भी पहाड़ लगती है। एक दिन वह अपने मेंटर से मिला। मेंटर ने उससे पूछा, आरव अब तक की जर्नी से सबसे बड़ा लेसन क्या मिला? आरव ने कहा, शायद यही कि असली स्ट्रेंथ कंट्रोल में है। कंट्रोल का मतलब है हर सिचुएशन में खुद को चूज करना, बजाय इसके कि मैं सिचुएशन का स्लेव बन जाऊं। मेंटोर मुस्कुराए और बोले, यही सेल्फ मास्टरी है, और सेल्फ मास्टरी वही है जो इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। धीरे धीरे कंट्रोल ने उसकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों को बढ़ा दिया। पहले वह काम शुरू करता और बीच में डिस्ट्रैक्शंस में खो जाता। अब वह एक बार बैठता और पूरा फोकस देता। रिजल्ट यह हुआ कि उसका काम कम समय में और बेहतर क्वालिटी के साथ होने लगा। म्यूजिक में भी यही हुआ। पहले प्रैक्टिस सेशंस में उसका माइंड बार बार घूमता था, अब वह हर नोट पर कंट्रोल रखता। उसने महसूस किया कि जब फिंगर्स कीज पर चलती हैं और माइंड पूरी तरह अवेयर रहता है तो साउंड की क्लैरिटी अलग ही होती है। ऑडियंस भी कहने लगी कि उसके परफॉर्मेंस में अब एक नई डेप्थ आ गई है। कंट्रोल ने उसकी लाइफस्टाइल को भी रिफाइन कर दिया। पहले वह देर रात तक फोन स्क्रॉल करता और सुबह थका हुआ उठता। अब उसने खुद को कंट्रोल किया, फोन असाइड रखा और समय पर सो गया। मॉर्निंग में उसका एनर्जी लेवल हाई था और इससे उसका पूरा दिन प्रोडक्टिव हो जाता। उसने समझा कि कंट्रोल का मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कंट्रोल एक्चुअली फ्रीडम देता है, क्योंकि जब तुम अपने अर्जेस और डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम नहीं रहते तभी तुम सच में फ्री होते हो। अगर तुम हर अर्ज को फॉलो करते हो तो तुम स्लेव हो, लेकिन अगर तुम चूज कर सकते हो तभी तुम मास्टर हो। उस रात उसने डायरी में लिखा, डिसिप्लिन ने मुझे स्ट्रक्चर दिया, पेशेंस ने मुझे डेप्थ दी, अवेयरनेस ने मुझे क्लैरिटी दी,
दी और कंट्रोल ने मुझे मास्टरी दी। यही 4 पिलर्स शायद प्रैक्टिसिंग माइंड का असली फाउंडेशन है। आरव जानता था कि जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब उसे यह कॉन्फिडेंस था कि चाहे फ्यूचर में कैसी भी चैलेंजेस आए, अगर उसके पास पेशेंस, अवेयरनेस और कंट्रोल है तो वह हर सिचुएशन को काम और बैलेंस्ड माइंड से फेस कर सकता है। आरव की पूरी जर्नी अब धीरे धीरे एक सर्कल को पूरा कर रही थी। वह लड़का जो कभी इम्पेशेंट, डिस्ट्रैक्टेड और रिजल्ट ओरिएंटेड था, अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसकी पर्सनैलिटी में कामनेस, बैलेंस और मास्टरी झलक रही थी। द प्रैक्टिसिंग माइंड की टीचिंग्स ने उसे अंदर से बदल दिया था। एक रात वह अपने पियानो के सामने बैठा। कमरे में हल्की सी लाइट थी और उसके सामने कीज शांत पड़ी थीं। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी ब्रेथ ली। फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियां कीज पर चलने लगीं। साउंड हवा में गूंजा और उसे लगा जैसे हर नोट उसकी जर्नी का हिस्सा सुना रहा हो। पहले वह प्रैक्टिस करता था परफेक्शन के लिए, अब वह प्रैक्टिस करता था प्रेजेंस के लिए। हर नोट उसके लिए एक मेडिटेशन था, हर साउंड एक रिमाइंडर था कि लाइफ आउटकम नहीं, प्रोसेस है। उसने महसूस किया कि अब उसके अंदर कोई रश नहीं है, कोई जल्दी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस एक शांत फ्लो। उसने डायरी खोली और लिखा, मैंने समझ लिया है कि प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ म्यूजिक या वर्क के लिए नहीं है, यह लाइफ के हर हिस्से के लिए है। जब मैं प्रैक्टिसिंग माइंड डेवलप करता हूँ तो मैं हर मोमेंट को पूरी तरह जी पाता हूँ और यही असली हैप्पीनेस है। आरव ने नोटिस किया कि उसकी छोटी छोटी हैबिट्स भी अब बहुत रिफाइंड हो चुकी थी। वह खाना पेशेंस से खाता, वॉक अवेयरनेस से करता, फैमिली और फ्रेंड्स को अटेंशन से सुनता। पहले लाइफ उसके लिए रेस थी, अब लाइफ उसके लिए एक डीप जर्नी बन गई थी। उसका दोस्त समीर एक दिन बोला, यार तेरे अंदर इतनी शांति कहाँ से आ गई? तू पहले हमेशा रेस्टलेस रहता था, अब तुझे देखकर लगता है जैसे तू हर समय मेडिटेशन में हो। आरव हंसते हुए बोला, शायद इसलिए कि मैंने प्रैक्टिसिंग माइंड अपना लिया है। जब माइंड को प्रेजेंट में जीना आ जाता है तो रेस्टलेसनेस खुद डिसॉल्व हो जाती है। उसकी बात सुनकर समीर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो हैप्पीनेस आउटकम में नहीं है? आरव ने जवाब दिया, नहीं, हैप्पीनेस जर्नी में है। आउटकम आता है और चला जाता है, लेकिन अगर जर्नी में हैप्पीनेस नहीं है तो आउटकम भी एम्प्टी लगता है। धीरे धीरे यह क्लैरिटी उसके वर्क, म्यूजिक और रिलेशनशिप्स में एक नई डेप्थ ले आई। ऑफिस में लोग कहते कि आरव का प्रेजेंस ही टीम को काल्म कर देता है। फैमिली को लगता कि अब वह ज्यादा अटेंटिव है। म्यूजिक टीचर्स कहते कि उसके परफॉर्मेंस में एक नई सोलफुलनेस आ गई है। आरव को एहसास हुआ कि प्रैक्टिसिंग माइंड ने उसे सिर्फ बेटर परफॉर्मर नहीं बनाया, बल्कि बेटर ह्यूमन बना दिया है। उसने खुद को ऑब्जर्व किया और पाया कि अब उसमें जजमेंट कम है और एक्सेप्टेंस ज्यादा है। पहले वह हर गलती को फेलियर मानता था, अब वह हर गलती को लर्निंग का हिस्सा मानता था। यही शिफ्ट ने उसे फियरलेस बना दिया। एक दिन वह पार्क में बैठा सनसेट देख रहा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी, बच्चे खेल रहे थे और आसमान रंग बदल रहा था। उसने सोचा, अगर मेरे पास प्रैक्टिसिंग माइंड नहीं होता तो शायद मैं इस मोमेंट को इग्नोर कर देता। मैं सोचता कि अभी वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि यही मोमेंट्स असली रिचनेस हैं। किताब की एक लाइन उसके मन में गूंज रही थी, When you focus on the process, the result takes care of itself। उसने महसूस किया कि यही उसकी पूरी जर्नी का सार है। जब उसने प्रोसेस पर फोकस किया तो रिजल्ट्स अपने आप आए। म्यूजिक इम्प्रूव हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, रिलेशनशिप्स डीप हुए, लेकिन सबसे बड़ा रिजल्ट ये था कि वह खुद अपने साथ कंफर्टेबल हो गया। अब उसे फ्यूचर का डर नहीं था। उसे पता था कि चैलेंजेस आएंगे, लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड ने उसे टूल दे दिए हैं। पेशेंस उसे काल्म रखेगा, अवेयरनेस उसे क्लैरिटी देगा, डिसिप्लिन उसे डायरेक्शन देगा और कंट्रोल उसे मास्टरी देगा। इन 4 पिलर्स के साथ उसे लगता था कि वह किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकता है। उस रात उसने डायरी में लिखा, लाइफ आउटकम की दौड़ नहीं है, लाइफ प्रैक्टिस का सफर है। प्रैक्टिसिंग माइंड वही ब्रिज है जो हमें डिस्ट्रैक्शन से फोकस तक, एंग्जाइटी से पीस तक और इम्परफेक्शन से ग्रोथ तक ले जाता है। मैंने अब समझ लिया है कि मैं कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन मैं हर दिन प्रोग्रेस कर सकता हूँ और यही प्रोग्रेस असली फुलफिलमेंट है। उसने पियानो पर आखिरी बार एक सॉफ्ट ट्यून बजाया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कीज पर चलीं और साउंड कमरे में गूंजा। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जर्नी उस साउंड में कैद हो गई है। एक जर्नी जो इम्पेशेंस से शुरू हुई और प्रैक्टिसिंग माइंड पर आकर कंप्लीट हुई। आरव मुस्कुराया और सोचा, शायद यही किताब का सबसे बड़ा गिफ्ट है। द प्रैक्टिसिंग माइंड ने मुझे सिखाया कि जिंदगी को आउटकम की तरह नहीं, बल्कि प्रैक्टिस की तरह जीना है और जब जिंदगी प्रैक्टिस बन जाती है तब हर मोमेंट कंप्लीट होता है। उसका माइंड अब रेस्टलेस नहीं था, वह शांत था, स्थिर था और एकदम प्रेजेंट था और यही प्रैक्टिसिंग माइंड की असली जीत थी। तो दोस्तों, यही थी द प्रैक्टिसिंग माइंड की अद्भुत जर्नी। एक ऐसी किताब जिसने हमें सिखाया कि जिंदगी रिजल्ट की दौड़ नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रैक्टिस है। अगर हम हर दिन पेशेंस, अवेयरनेस, डिसिप्लिन और कंट्रोल के साथ जिए तो न सिर्फ हम अपने कामों में मास्टरी ला सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमने आरव की कहानी में देखा कि कैसे एक साधारण इंसान प्रैक्टिसिंग माइंड अडॉप्ट करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है और यही जर्नी आप सबकी भी हो सकती है, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, आर्टिस्ट हो या किसी भी फील्ड में हो। अगर आप प्रोसेस पर फोकस करना सीख जाते हैं तो रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। तो आज से आप भी अपनी लाइफ को एक प्रैक्टिस की तरह देखिए। छोटी
छोटी छोटी चीजों में पेशेंस रखिए, हर काम में अवेयरनेस लाइए, डिसिप्लिन से स्ट्रक्चर बनाइए और कंट्रोल से खुद को मास्टर कीजिए। याद रखिए, लाइफ आउटकम नहीं है, लाइफ प्रैक्टिस है, और जब प्रैक्टिस ही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है तब हर दिन, हर मोमेंट एक गिफ्ट बन जाता है। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे थे एमजील चैनल पर द प्रैक्टिसिंग माइंड की डिटेल्ड ऑडियो बुक समरी। अगर आपको यह जर्नी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी प्रैक्टिसिंग माइंड की ताकत समझ सकें। और हाँ, ऐसे ही डीप और एंगेजिंग ऑडियो बुक समरीज सुनने के लिए हमारे एमजील चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली समरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली किताब की जर्नी में, तब तक याद रखिए, आउटकम अपने आप आ जाएगा, बस प्रोसेस में डूब जाइए।